डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि साइप्रस है कहाँ पे, नॉर्थ साइड में क्या है और साउथ साइड में क्या है। 2025 में कौन सी इनटेक है और किस इनटेक में हम हमारा एडमिशन हो सकता है। बच्चे ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। साइप्रस में क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एज क्या होती है, क्या बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है, और मतलब ये इन चीज़ों में मार्क्स कितने होने चाहिए। तो जिस वक्त आपका वीज़ा आएगा आप उसी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साइप्रस में पूरा साल इनटेक ओपन है। किसी भी वक्त भी आप प्रोसेस शुरू करें, किसी भी वक्त भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और इसको आप क्लियर करके आप ट्रैवल करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आए हैं एक और प्यारी और न्यू वीडियो के साथ। हमें साइप्रस के हवाले से बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की, तो हमने डॉक्टर साहब को साथ पकड़ लिया कि डॉक्टर साहब आप अपने बच्चों की जो है सारी क्यूरीज को क्लियर करें। तो डॉक्टर साहब आज हमने क्वेश्चन सारे बच्चों के लिख लिए, तो मैंने कहा चले आज इस तरह एक 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करते हैं और आप बच्चों को क्लियर कर दें सारे क्वेश्चन। जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि साइप्रस है कहाँ पे, नॉर्थ साइड में क्या है और साउथ साइड में क्या है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करें हमारे व्यूवर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हसीब, इसमें इस तरीके से है कि साइप्रस मिडल ईस्ट का एक कंट्री है और इसकी दो साइड्स हैं। एक इसमें नॉर्थ साइड है और एक इसमें साउथ साइड है। जो इसकी नॉर्थ साइड है वो टर्की के इन्फ्लुएंस में है और वहाँ पे जो करेंसी है वो भी टर्किश मतलब लीरा चलता है वहाँ पे। और जिसकी साउथ साइड है ये टोटल यूरोपीय यूनियन का एक हिस्सा है। जी तो इसको साउथ साइप्रस भी कहते हैं, इसको ग्रीक साइप्रस भी कहते हैं और इसको यूरोपियन साइप्रस भी कहते हैं। तो हम जिसके बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं ये यूरोपियन साइप्रस की बात हो रही है। और यूरोपियन साइप्रस के मैंने बताया जिस तरह ये एक आइलैंड है, चारों साइड पे इसके समुंदर है और जो इसकी साउथ वाली साइड है उसमें जो मेजर सिटीज़ इसमें आते हैं, निकोशिया इनका कैपिटल सिटी है। इसी तरह लारनाका एक सिटी है, ये वो सिटी है जहाँ पे इनका एयरपोर्ट है। पाकिस्तान से नॉर्मली जितने भी बच्चे जा रहे होते हैं वो ट्रैवल जब करते हैं तो ये लारनाका एयरपोर्ट को ही यूज़ करते हैं। इसी तरह एक लिमासोल इनका सिटी है, इसी तरह फोपोस एक सिटी है। तो ये मतलब छोटा सा एक मुल्क है, को अराउंड 1 मिलियन की पॉपुलेशन का एक मुल्क है और इस साइड पे यूरो चलता है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बाकी तमाम चीज़ें एज़ कम्पेयर टू जो आपका नॉर्थ साइड है वहाँ से काफ़ी हद तक बेहतर है। चलें, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जाए कि 2025 में कौन सी इनटेक है और किस इनटेक में हम हमारा एडमिशन हो सकता है। बच्चे ये बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। देखें, साइप्रस में टोटल 3 इनटेक्स होती हैं। एक इनकी फेबररी इनटेक है, एक इनकी जून जुलाई इनटेक है, जून इनटेक है बेसिकली, और तीसरे नंबर पे इनकी अक्टूबर इनटेक है। तो हर साल में ये 3 इनटेक्स ही हैं। लेकिन साइप्रस के अंदर 2 किस्म के आपको कोर्सेज़ के लिए आप जा सकते हैं। एक आपका डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम है, चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपका फाउंडेशन है, मतलब फाउंडेशन उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इतनी बेहतर नहीं है। फॉर एग्जांपल आइल्स के लिहाज से अगर बात करें तो आइल्स एकेडमिक जो नॉन यूके वीआई है उसकी रिक्वायरमेंट डायरेक्ट डिग्री में जाने के लिए 5 बैंड है, 5 बैंड्स होने चाहिए मिनिमम। लेकिन अगर किसी के 4 आ जाएं या 4.5 आ जाएं तो उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर ले। वहाँ पे इसको फाउंडेशन ईयर कहते हैं। वहाँ पे इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है उस 1 साल में और उसके बाद वो दोबारा अपने आइल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करके डायरेक्ट डिग्री में जा सकता है। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बैचलर्स के लिए जाना है तो उसका रिक्वायर्ड बैंड नहीं आया तो वो पहले 1 साल पढ़ेगा फाउंडेशन में, देन वो बैचलर्स अपना 4 ईयर से कंप्लीट कर लेगा। तो जो फाउंडेशन है ये तो तीनों इंटेक्स में अवेलेबल है, मतलब फेबररी में भी अवेलेबल है, जून में भी अवेलेबल है और उसके बाद जो अक्टूबर इंटेक है उसमें भी अवेलेबल है। लेकिन जो एकेडमिक ये जो है डिग्री क्वालिफ़िकेशन वो सिर्फ आपको 2 इंटेक्स में मिलती है, वो फेबररी में मिलती है या आपको अक्टूबर में मिलती है। तो अभी जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज 24 दिसंबर 2024 है। अभी आपका तकरीबन समझ लें कि डेडलाइन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की 30th या 31 दिसंबर है।
तो अभी आप समझ लें कि अभी आपका फेब्रुअरी इनटेक क्लोज है। अब जो भी बच्चे करेंगे, या तो अगर वो फाउंडेशन के हैं तो वो जून में कर सकते हैं, और अगर वो डायरेक्ट डिग्री के हैं तो वो अक्टूबर 2025 की इनटेक में ही क्लासेस ले सकते हैं। जी, तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब साइप्रस में क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एज क्या होती है, क्या बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है, और मतलब ये इन चीज़ों में मार्क्स कितने होने चाहिए, ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जी, इसमें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो आपकी जो भी डिग्री आपने की है, लास्ट जितनी भी क्वालिफिकेशंस आपकी, फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक किया, देन आपने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद आपने बैचलर्स किया, आपकी लास्ट डिग्री भी क्वालिफिकेशन है, उसमें मिनिमम 50% स्कोर चाहिए। मतलब जो भी उसका ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें आपको 50% चाहिए। CGP है तो 4 में से है तो 2+ होना चाहिए आपका स्कोर। तो ये तो हो गई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मैंने जैसे पहले बता दी है आपको कि आइल्स कर सकते हैं एकेडमिक नॉन UKVI, उसमें आपको मिनिमम 5 बैंड चाहिए डायरेक्ट डिग्री के लिए, और 4 या 4.5 बैंड आपको चाहिए अगर आपने फाउंडेशन के लिए जाना है। इसी तरह PTE कर सकते हैं एकेडमिक नॉन UKVI, इसमें आपको 58 ओवरऑल स्कोर चाहिए अगर आपने डायरेक्ट डिग्री में जाना है। 43 से 57 तक अगर आपका स्कोर है तो आप फाउंडेशन में जा सकते हैं। टॉफल IBT एक टेस्ट है वो आप कर सकते हैं, 71 उसमें स्कोर चाहिए। पासवर्ड स्किल प्लस टेस्ट है वो आप कर सकते हैं, उसमें 5.5 बैंड चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको जो है ना ये करनी पड़ेंगी इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से। इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एक मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, वो आप किसी भी अपने करीबी DHQ हॉस्पिटल से करा सकते हैं। 5 टेस्ट हैं उसमें जो आपने करवाने हैं। उसके अलावा आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको पुलिस क्रेडेंस सर्टिफिकेट या PCC भी कहा जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए मतलब एक पेज पे जितनी लास्ट ट्रांजैक्शंस आ जाए, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो 1 महीने की हो, 1 साल की हो। एक पेज पे जितनी ट्रांजैक्शंस आ जाएं, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 25 लाख कम अज़ कम होना चाहिए, और एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। तो ये सारे हैं, बस आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अटेस्टेशन एक प्रोसेस है इसमें। अटेस्टेशन में सबसे पहले आपकी डिग्रीज़ IBCC से अटेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री है तो हायर एजुकेशन से अटेस्ट होनी चाहिए। इसी तरह आपके बाकी तमाम डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये सारे मोफा से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होंगे। उसके बाद आप चाहें तो इनको कराची काउंसलेट से टेस्ट करवा लें, या अगर आप चाहते हैं तो इसको अपोस्टाइल करवा लें। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। वो करवाने के बाद आप कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स भेज के अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एज कुछ भी हो, 30 तक तो इजीली इंटरमीडिएट का बच्चा अगर उसने किया हो, इवन उसका 10-12 साल का गैप भी है तो वो एक्सेप्टेबल है। 40 इयर्स तक नॉर्मली बैचलर्स किया हो बच्चे ने तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो मतलब गैप का कोई ऐसा इशू नहीं है। 10-12 साल 15 साल तक भी इवन गैप हो तो वो एक्सेप्टेबल है, और अगर आपके 50% स्कोर लास्ट डिग्री में है तो। जी चले, अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पे। सर अब जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन इसके बाद जो पूछा जाता है वो ये कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसका ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लग सकता है। देखें, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम हम इसको 2 तरीक़ों से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 वो है कि आप डॉक्यूमेंट्स कितनी जल्दी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो आपको मैंने जिस तरह बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपके जो मैट्रिक और इंटर या बैचलर्स की डिग्री है वो रेलिवेंट बोर्ड से टेस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें कितना टाइम आपका लगता है। फिर सेकेंडली जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC से टेस्ट होने चाहिए। अब आजकल अगर आप फॉर एग्जांपल देखें तो नॉर्मली IBCC वाले अपॉइंटमेंट ही महीने बाद की 1.5 महीने बाद की दे रहे हैं। तो अगर आप वो खुद कराएंगे तो इतना टाइम लगेगा। अगर आप किसी जो ये एजेंट बैठे हैं इनके ज़रिए कराएंगे तो आपका जल्दी काम हो सकता है। तीसरे नंबर पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा करवाने। तो मोफा भी अगर आप फुल डे निकाल के जाएँ तो एक दिन में नॉर्मली हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट का इशू बन सकता है। बैंक स्टेटमेंट अगर आप लाहौर से करवा रहे हैं तो दे विल टेक अराउंड 10 डेज़, कम भी हो सकता है। एजेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। अगर आप इसको इस्लामाबाद से करवा रहे हैं तो वो सिंगल डे में कर देते हैं, आपका टाइम लगता है।
चौथे नंबर पे आपको अपोस्टाइल करवाने हैं या कराची काउंसलेट से टेस्ट करवाने हैं। इसमें नॉर्मली एक जितना टाइम है तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम अप्रॉक्सीमेट इसमें लग जाता है अगर आप किसी कोरियर सर्विस के ज़रिए करवा रहे हैं। अगर आप कराची से करते हैं तो कराची वाले आपको एवरेज मतलब आप समझ लें कि 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, तो 2 हफ्ते में वो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके कराची वाले थे। अब ये जो अटेस्टेशन प्रोसेस है मेरे ख्याल में इसमें अंदाज़न बच्चों का 1 से 1.5 महीना नॉर्मली लग जाता है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, ये बच्चे पे डिपेंड करता है वो किसी एजेंट के ज़रिए 2 दिन में करा ले या रेगुलर बेसिस पे 1-1.5 महीने में करवा ले। अगला स्टेप है कॉलेज को जब आप भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो DHL या अदर सर्विसेज नॉर्मली 3 वर्किंग डेज़ में डॉक्यूमेंट आपके भेज देती है। एक दिन जाने आने का, आप 1 वीक अंदाज़न आप ये लगा लें कि उसमें 1 हफ़्ता लग गया। फिर कॉलेज को, हर कॉलेज को एक डे अलॉट किया हुआ है जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो आपके मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज का जुमेरात का दिन है, आपने पीर को डॉक्यूमेंट भेज दिए तो मंगल बुध जुमेरात तक वो कॉलेज के पास पड़े रहेंगे, जुमेरात को वो इमिग्रेशन में सबमिट करवा देगा। अब इमिग्रेशन का जो वीज़ा इशू करने का, जिसको ब्लू पेपर भी कहते हैं, उसका जो ऑफिशियल टाइम है वो 4 to 6 वीक्स है। तो 4 से 6 हफ्ते वहाँ पे लग जाएंगे। फिर आपका वीज़ा आ जाएगा, वीज़े के बाद आप कराची काउंसलेट से स्टिकर वीज़े की अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट आपको 2 दिन बाद की मिल जाए या 1 महीने बाद की मिल जाए, ये उस दिन के ऊपर डिपेंड करेगा जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वहाँ पे रश की क्या कंडीशन है। और फिर स्टिकर वीज़े का भी नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते। तो ये आप टाइमलाइन है अंदाज़न मेरे हिसाब से 3 से 4.5 महीनों के दरमियान विद अटेस्टेशन विद ईच एंड एवरीथिंग ये प्रोसेस हो जाता है, अगर दरमियान में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई रुकावट ना आ जाए। तो मैंने बड़ा डिटेल इसको जो है ना बयान कर दिया, हर टाइमलाइन को अलग-अलग। जी, तो अब हम चलते हैं अपने 5वें सवाल पे डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें बच्चा वहाँ पे पहुँच भी गया डॉक्टर साहब, तो उसके बाद अब ये क्वेश्चन आया, वो कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्या है, कि स्टडी के साथ कितना वर्क राइट है, ठीक है, कितना टाइम हमें जो है ना वर्क अलाउ होगा। देखें, अगर हम लीगली बात करें तो फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चे को काम करने की इजाज़त नहीं है जी। और अगर वो किसी जगह पे जॉब लेने के लिए भी जाता है तो नॉर्मली वो लोग उससे रिक्वायर कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट की जो भी डिटेल है उसकी पिंक स्लिप के लिहाज से, कोई डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, उसकी जो भी टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड उसको मिलना है उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर कर रहे होते हैं। जाते साथ ही आपको थोड़ा सा मुश्किल इस हवाले से पेश आ सकती है, लेकिन जब आप वहाँ पे कुछ दिन गुजार लेते हैं, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते, आपका सबसे पहला जो आपका काम है कि आपने रेंट एग्रीमेंट अपना कलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट ओपन कराना है, आपकी बाकी जो कॉलेज की तरफ से मेडिकल और आपकी जो इंश्योरेंस वगैरह के मामलात हैं, ये जब हो जाते हैं तो आप लोगों को आसानी शुरू हो जाती है। मीनवाइल भी कई बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट काम शुरू कर देते हैं, कैश के ऊपर वो काम कर रहे थे, लेकिन लीगली आपको पहले 6 महीने काम की इजाज़त नहीं है। इसी तरह लीगली फ्रॉम 7th मंथ ऑनवर्ड आपको 20 घंटे ड्यूरिंग स्टडी, आप 20 घंटे 1 हफ्ते में काम कर सकते हैं। और जब आपकी सेमेस्टर ब्रेक आती है तो उसमें आप 38 आवर्स तक काम कर सकते हैं। तो 20 घंटे आप वैसे कर सकते हैं और उसके अलावा आप 38 आवर्स जो है वो काम कर सकते हैं अगर आप इसको लीगली आप देखें। लेकिन अगर बच्चे कैश पे काम कर रहे हैं तो वो काफ़ी बच्चे वहाँ पे कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा उनको कोई रुकावट पेश नहीं आती। जी जी, तो अब चलते हैं हम अपने 6ठे सवाल पे। अच्छा, एक और अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि कितनी देर पहले हम ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक अदर कंट्रीज़ में तो जो है सिर्फ 1 महीना पहले ही अलाउ होता है, ठीक है, तो साइप्रस में कितनी देर पहले हम जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं। देखें, साइप्रस में इस लिहाज से बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज़ में है। मिसाल के तौर पर यूके में आप 1 महीना पहले, आयरलैंड में भी इसी तरीके से, आयरलैंड में आपको एक टाइमलाइन दे दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपने ट्रैवल करना है। साइप्रस में ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन आपका स्टिकर वीज़ा आ गया आप उस दिन ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे आपकी क्लास शुरू होने में 5 महीने पड़े हों या इवन आपकी क्लास शुरू हुए 1-1.5 महीना गुजर गया हो, आपका लेट वीज़ा आया, देन भी आप ट्रैवल कर सकते हैं और प्रीवियस आप इनटेक को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम गुजर गया तो आप अगली इनटेक को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो अक्टूबर इनटेक और फरवरी इनटेक, इसके दरमियान में कम वक्त होता है। तो मिसाल के तौर पर आपने अक्टूबर के लिए अप्लाई किया लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं आया
और आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जिनका अभी तक स्टिकर वीज़ा नहीं आया, और वो अभी अगर वीज़ा आएगा और वो अभी ट्रैवल करेंगे तो वो अगली इनटेक के लिए फरवरी इनटेक को ज्वाइन कर सकते हैं जाके। लेकिन फरवरी और अक्टूबर के दरमियान थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए आप प्रीवियस इनटेक को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस लिहाज से इनकी इमिग्रेशन बड़ी फ्लेक्सिबल है। आपको इवन कॉलेज की तरफ से भी कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर नहीं होती। आपका जो ब्लू वीज़ा होता है वो भी काफ़ी हद तक मतलब लंबा होता है। मिसाल के तौर पर अक्टूबर इनटेक वालों को जो ब्लू वीज़े मिले हुए हैं, बाद में मिले हैं, वो तकरीबन जनवरी के मिड तक चल रहे हैं, तो उसमें उनको भी कोई ऐसा उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिस वक्त आपका वीज़ा आएगा आप उसी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साइप्रस में पूरा साल इनटेक ओपन है। किसी भी वक्त भी आप प्रोसेस शुरू करें, किसी भी वक्त भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और इसको आप क्लियर करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। जी बढ़ते हैं अब हम अपने 7वें सवाल पे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि जिस तरह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है, यूके की भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी फ़ीस मतलब 13,000 पाउंड्स तक होती है, तो क्या साइप्रस में भी इतनी फ़ीस होती है? देखें, साइप्रस के हवाले से अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर को देखें तो जो अंडर ग्रेजुएट जिसको यूजी प्रोग्राम्स कहते हैं, जिसमें बैचलर्स के कोर्सेज शामिल हैं, उसमें ऑन एन एवरेज फ़ीस, मैं फिर वही कह रहा हूँ किसी की कम ज़्यादा हो सकती है, ऑन एन एवरेज फ़ीस आपको 5500 यूरोस के करीब देनी पड़ती है। जी ये मतलब उसमें कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस मतलब ट्यूशन फ़ीस की मद में कम लिखी हुई है, वो किसी और तरीके से आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, ऑन अराइवल फ़ीस की मद में, वीज़ा सिक्योरिटी फ़ीस की मद में, कुछ भी ऐसा, रजिस्ट्रेशन की मद में, एप्लीकेशन फ़ीस की मद में, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 5500 यूरोज़ एक साल के लिए पे करना पड़ता है। जहाँ तक बात है मास्टर्स की, उसकी कोई लिमिट नहीं आप कर सकते। MBA के कोर्सेज़ हैं, मिसाल के तौर पे फ़िलिप्स यूनिवर्सिटी में 5750 उसकी फ़ीस है, वहाँ पे जो ऑन अराइवल फ़ीस है वो 500 है। इसी तरह अगर आप अदर कॉलेजेस में देखें, सिटी यूनिटी कॉलेज है, CDA है, CTL यूरो है, ऑन एन एवरेज 6500 के करीब फ़ीस, 6000 भी कई चार्ज कर रहे हैं ट्यूशन फ़ीस की मद में, 6800 बन जाती है अदर चार्जेस डाल के सिटी यूनिटी कॉलेज की। इसी तरह अगर आप यूक्लान यूनिवर्सिटी की बात करें तो 7500, MBA की बात कर रहा हूँ, तो मतलब अगर आप MBA के लिए जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 5750 से 7500 के दरमियान आपको अच्छी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती। इससे और बेहतर आप कोई ऑप्शन, तो आप मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया में जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस में जाते हैं, लिमासोल के अंदर यूनिवर्सिटी, तो 13,000, 15,000, इवन 20,000 भी कई कोर्सेज़ की फ़ीस है। तो वो तो कोर्स पे डिपेंड करता है और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मैंने अंदाज़ा बता दिया है, MBA के लिए जा रहे हैं तो 5750 से लेकर 7500 के दरमियान, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 5500 से लेकर 6000 के दरमियान आपकी ट्यूशन फ़ीस की मद में जो कॉस्ट आती है, इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस, आपके तकरीबन इतने आते हैं। जी, तो अब हम अपने 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आज का। बच्चे पूछ रहे हैं कि PSW के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं, कितना मिलता है आफ्टर वीज़ा वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकते हैं, PSW अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखिए, जो PSW की जो टर्म है ना, ये है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये नॉर्मली TR की मतलब TR के तौर पर, टेम्पररी रेजिडेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। ये उन ममालिक के लिए आप टर्म यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कोई परमानेंट रेजिडेंसी की ऑप्शन आफ्टर स्टडी मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम UK की बात करें तो UK के अंदर आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, बैचलर्स का 3 इयर्स का या मास्टर्स का 2 इयर्स का या 1 साल का मास्टर्स है UK में, वो उसको कंप्लीट करते हैं, देन आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। वो 2 साल बेसिकली आपको टेम्पररी रेजिडेंसी मिली जिसमें आपने जॉब तलाश करनी है। जॉब तलाश करने के बाद आपने स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेना है, देन आपने 5 साल गुजारने और परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना है। साइप्रस आपको परमानेंट रेजिडेंसी अलाउ ही नहीं करता, तो साइप्रस में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नाम का तो वैसे ही समझे को फ़ायदा ही नहीं है, मतलब इसमें कोई TR टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, जिस वीज़े पे आप गए हैं, अगर आप MBA के लिए गए हैं तो उसी वीज़े पे आप 1 साल नॉर्मली गुजार सकते हैं। आप 4 इयर्स का बैचलर्स करने गए हैं, हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट का, होटल कैसीनो एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट में सॉइस कॉलेज मिसाल के तौर पर आप करने गए, तो आपको 1 साल इसी वीज़े के ऊपर अलाउ होता है विद फुल वर्क राइट्स। तो उसको आप पोस्ट स्टडी का नाम दे दें, कुछ भी दे दें, वो आप 1 साल काम कर सकते। उस दौरान आपको जॉब मिल जाए,
जो उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपको मिल रही है इमिग्रेशन की, देन वो ऑटोमेटिकली आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो गया। और वर्क परमिट साइप्रस में अंदाज़न 8 साल का, 4 + 4 ईयर्स, 8 ईयर्स का आप वर्क परमिट वहाँ पे ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पे नहीं मिलती। तो 1 साल आप समझ लें कि आपको आफ्टर स्टडी उसी वीज़े पे आपको काम करने की इजाज़त है और उसके बाद आप वर्क परमिट लेके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी इंफॉर्मेशन में भी काफ़ी इजाफा कर दिया। जी, तो इसी तरह अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी क्यूरीज हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप साइप्रस जाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर आप क्लिक करें, हमारी वेबसाइट भी मौजूद है, हमारे नंबर्स भी मौजूद हैं, और कोई भी क्यूरी है वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।